हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। जिसे लिखा है सतीश चंद्रा जी ने। जैसे कि मैं हर बार आपको इंट्रो में बताती हूँ कि बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फिर तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको हिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक नॉलेज चाहिए तो इस बुक को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैं आर एस शर्मा की एशियन इंडियन हिस्ट्री कवर कर चुकी हूँ और इसके बाद हम कवर करेंगे मॉडर्न इंडिया को, जिसमें हम कवर करेंगे स्पेक्ट्रम को। इस बुक के ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और सेकंड चैप्टर का ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, जिसमें आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल आइडियाज़ और उसकी ऑर्गेनाइजेशन की, कि किस तरह से जो पाल, प्रतिहार और जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी वो किस तरह से उनकी जो पॉलिटी थी वो उस पर वर्क करते थे। ठीक है, कैसे वो अपनी जो पूरी एम्पायर है उसको एडमिनिस्ट्रेट करते थे। ठीक है, तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलेंगे। साथ में जो भी PDF वगैरह अवेलेबल होते हैं वो भी आपको वहाँ पर एकदम टाइम पर मिल जाएंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पॉलिटिकल आइडियाज एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस एम्पायर वॉज बेस्ड ऑन द आइडियाज एंड द प्रैक्टिस ऑफ द गुप्ता एम्पायर, हर्ष किंगडम इन द नॉर्थ एंड द चालुक्यास इन द डेक्कन। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें कहा जा रहा है कि जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था इन तीनों ही एम्पायर का, जिनको हमने अभी पढ़ा, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये मेनली बेस्ड था किसके प्रैक्टिसेस पे? गुप्ता एम्पायर की प्रैक्टिसेस पे। ठीक है, ये गुप्ता एम्पायर को फॉलो करते थे। तो गुप्ता एम्पायर की प्रैक्टिसेस पे इनका जो पूरा का पूरा जो आइडिया, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था उस पर डिपेंड करता था। साथ में जो हर्ष का किंगडम था उस पर, ओके, और दूसरे कुछ और एम्पायर्स थे जिनकी आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते थे। जिनमें कौन कौन आते थे? जैसे कि चालुक्यास थे जो डेक्कन के, उनको भी फॉलो करते थे। एज बिफोर द मोनार्क वॉज द सेंटर ऑफ ऑल अफेयर्स। और यहाँ पर क्या चलती थी? मोनार्की चलती थी। और मोनार्क यहाँ किसको कहा गया है? किंग को कहा गया है। तो यहाँ पर किंग ही सेंटर में होता था जो सारे अफेयर्स को हैंडल करता था। वो हेड होता था एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, और साथ में कमांडर इन चीफ भी वही होता था आर्म फोर्सेस का। बड़े बड़े दरबार लगते थे, ठीक है, जहाँ पर वो बैठता था। अपनी खुद की इन्फेंट्री होती थी और कैवलरी होती थी। ठीक है, घुड़सवार और पैदल सेना दोनों होती थी, जो हमेशा उसके कोर्टयार्ड में हमेशा तैयार रहती थी। ये कहीं भी अगर वॉर वगैरह हो जाती है तो लड़ने जाना पड़ सकता है। बहुत सारे एलिफेंट्स को वो वॉर वगैरह में कैप्चर करते थे। ठीक है, और उनके पास हॉर्सेस भी होते थे जिनको परेड में वो लोग यूज़ करते थे। ठीक है, उनके कोर्ट में बड़े बड़े अफसर होते थे जो हमेशा उनके फोर्स वगैरह होते हैं, जो उनकी वॉर्स वगैरह होते हैं, उनको हमेशा कंट्रोल करते थे। ठीक है, वहाँ पर जो भी लॉ मेंटेन है उनको, मतलब लॉ वगैरह उनको मेंटेन करते थे। ठीक है, हु रेगुलेटेड द कमिंग एंड द गोइंग ऑफ वेसल, चीफ फेडरेटरीज, एम्बेसडर एंड अदर हाई ऑफिसर्स हु रेगुलरली वेटेड टू द किंग। वो उनका क्या काम होता था? जो बड़े बड़े रॉयल ऑफिसर्स होते थे, इनका काम होता था कि जो भी किंग के कोर्ट में आने जाने वाले चीफ वेसल्स हैं, ठीक है, चीफ वेसल्स जागीरदार होते थे। फेडरेटरीज, ये भी जो किंग के अंडर रह के काम करते थे। एम्बेसडर, ठीक है, जो एम्बेसडर जो बाहर से दूसरे देश के जो दूत हैं वो आते थे। और भी जो दूसरे हाई ऑफिसर्स थे वो जो किंग के लिए वेट करते थे उसके कोर्ट वगैरह में, तो वो सब अटेंड करने के लिए कौन होता था? ये जो रॉयल चैम्बरलेन है यही। ठीक है, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर बड़े अफसर। ठीक है, The king also dispensed justice and the court was not only a center of political affairs and justice but cultural life as well। देखिए, जो किंग था उसका काम सिर्फ जस्टिस करना ही नहीं था, सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर्स को हैंडल करना नहीं था, बल्कि लोगों को जस्टिस दिलाने के साथ साथ जो कल्चरल लाइफ थी उसमें भी उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट होता था। ठीक है, जो डांसिंग गर्ल्स हैं, स्किल्ड म्यूजिशियन हैं, वो कोर्ट में आते थे अटेंड करने के लिए। जो वुमेन्स हैं ऑफ द किंग हाउस होल्ड ऑल्सो अटेंडेड द दरबार ऑन द फेस्टिव ओकेजन। तो जो उनकी वुमेन्स होती थी, मतलब जो उनकी वाइफ वगैरह होती थी या डॉटर्स होती थी, वैसे तो ज़्यादातर वो कोर्ट वगैरह में नहीं इन्वॉल्व होती थी, लेकिन जब कोई दरबार वगैरह लगता था या कोई त्यौहार होता था तो उस टाइम पे उनकी जो वुमेन्स होती थी वो भी उस कोर्ट में शामिल होती थी। इन राष्ट्रकूट एम्पायर, अकॉर्डिंग टू अरब राइटर्स, वुमेन डिड नॉट वील देयर फेसेस। ठीक है, और अरब राइटर्स ये बताते हैं कि जो राष्ट्रकूट एम्पायर थी उसमें जो वुमेन्स थी उनको फेस को कवर करना बहुत ज़रूरी था, वो अपने फेस को दिखा नहीं सकती थी। ओके, द किंग पोजीशन वॉज जनरली हेरिडेटरी। तो जो किंग की पोजीशन थी वो कैसी थी? वो हेरिडेटरी थी कि ठीक है, जैसे कि किंग है उसके बाद उसका बेटा आगे किंग बनेगा। Thinkers of the time emphasize absolute loyalty and the obedience to the king because of the insecurity of the time। जो थिंकर्स है वो बताते हैं कि इस टाइम पर एब्सोल्यूट लॉयल्टी और ओबीडेंस, ठीक है ना, किंग की रिस्पेक्ट करना, उसकी आज्ञा को मानना, उसके लिए वफादारी दिखाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अगर ऐसा कहीं भी कुछ देखा जाएगा तो वो उसी के लिए इनसिक्योरिटी बन सकती है अगर वो किंग के खिलाफ भी जाते हैं तो।
वॉर वर फ्रीक्वेंट बिटवीन किंग्स एंड बिटवीन किंग्स एंड देयर वेसल्स, ठीक है। तो जो वॉर थी वो भी देखी गई हैं, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं देखी गई हैं, लेकिन हाँ वॉर वगैरह होती थी किंग और उनके वेसल्स के बीच में। अब जो ये वेसल्स है ये काम किसके लिए करते थे, ये काम भी किंग के लिए करते थे, तो ये क्यों आपस में लड़ाई करके अपने जो रिलेशन है उनको ख़राब करेंगे, तो इसलिए बहुत ही फ्रिक्वेंटली देखी गई है। While kings strive to maintain the law and order within their kingdom, देखिए किंग का क्या काम होता है सबसे पहले तो कि अपने जिस एरिया में वो रूल कर रहा है वहाँ पर लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना है, ठीक है। एंड देयर आर्म्स रेयरली एक्सटेंडेड फार इनफ, ठीक है, और अपनी आर्मी को उस पूरे एरिया में लगा के रखना है जिससे कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। Vassals ruler and autonomous chief often limited the area of the direct administration of the king, although the king adopted his surrounding titles such as महाराजा, अधिराज, परम, भट्टारकर, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि वेसल रूलर होते थे। वेसल रूलर कौन है, जो जागीरदार होते थे। ऑटोनॉमस चीफ कौन है, ये ऑटोनॉमस चीफ वो है जो अपना खुद का राज करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एज अ फिड्यूटरी बन के ये किंग के ही रहते थे। इनके पास अपना एक लिमिटेड एरिया होता था जिसपे इनका डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसका होता था, किंग का होता था, ठीक है। और जब जरूरत पड़ेगी तो ये किंग को सपोर्ट भी करेंगे। किंग अपनी हाई सराउंडिंग्स के लिए हाई साउंडिंग टाइटल्स भी अडॉप्ट करता था। टाइटल्स एज्यूम करने का इनका मेन रीज़न ये होता था कि बड़े बड़े टाइटल लेके ये दिखाना चाहते थे कि ये कितने पावरफुल है, ठीक है। तो जैसे कि जो किंग है देखा गया है कि उन्होंने महाराजा, अधिराज, परम भट्टारकर, ठीक है ना, ये टाइटल एज्यूम किया है। क्लेम टू बी चक्रवर्तीयन, चक्रवर्तीयन का मतलब है कि जिसने पूरे भारत को जीत लिया। एंड सुप्रीम ऑफ ऑल इंडियन रूलर, और वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है पूरे जितने भी भारत में रूलर्स हैं। तो इस तरह के वो जो टाइटल हैं वो लोग एज्यूम करते थे। A contemporary writer, Medhatithi, thinks that it was the right of an individual to bear arms in order to defend himself against thieves and assassins, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेधातिथि हैं वो एक थिंकर थे और उनका मानना था कि इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर आप किसी आर्म को बेयर करते हो, अपने पर्सनल यूज़ करते हो अपने आप को डिफेंड करने के लिए। कि सपोज़ कीजिए कि आपके पास कोई चोर वगैरह आ गया और आपके सामान को लूट रहा है या आपको मारने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको उस थीव को मारना पड़ जाता है, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। He also thinks that it was right to oppose an unjust king, और उनका ये भी मानना था कि अपने किंग को अपोज करना भी कोई गलत चीज़ नहीं है अगर वो किंग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो। Thus the extreme view of royal rights and privilege put forward mainly in the Purans, तो एक एक्सट्रीम व्यू जैसे कि रॉयल राइट्स, जो पुराण हमें क्या बताता है, पुराण में तो ये लिखा हुआ है कि किंग ने जो बोल दिया वही बिल्कुल सही है और हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो थिंकर्स जो इस टाइम पर आ रहे थे, ये इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि अगर किंग इस लायक हो कि भाई उसको रिस्पेक्ट दी जाए, ठीक है ना, तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर वो इस लायक है ही नहीं और वो खुद अपने ऐशो आराम कर रहा है और जो अपनी पूरी वो है मतलब जो उनके अंडर है कि लोग काम कर रहे हैं, उनकी जो प्रजा है उनके लिए वो सही से कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर वो किस बात का किंग। द रूलर्स अबाउट सक्सेशन वर नॉट रिजिडली फिक्स्ड, जो रूल्स थे, ठीक है ना, और कि भाई इसके बाद इस किंग के बाद कौन दूसरा आएगा जो रूल करेगा, वो कोई पूरी तरह से फिक्स नहीं होता था। ज़्यादातर होता क्या था कि जो एल्डेस्ट सन है ज़्यादातर वही सक्सीड करते थे। बट देयर मैनी इंस्टेंसेज व्हेन द एल्डेस्ट सन हैड टू फाइट हिज यंगर ब्रदर एंड समटाइम लॉस्ट टू देम, लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो बड़ा बेटा है उसको सक्सीड करने के लिए सबसे पहले तो अपने छोटे जो भाई होते थे उनसे लड़ना पड़ता था, क्योंकि जो थ्रोन है वो तो सबको चाहिए। और उस चक्कर में बहुत सारे जो लोग थे वो मारे भी जाते थे, जो उनके खुद के भाई थे वो मारे जाते थे। जैसे कि जो राष्ट्रकूट रूलर हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, ध्रुव और गोविंदा फोर्थ, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले तो अपने भाइयों को हटाया था, जिनमें से कुछ को मार भी दिया था। Sometimes ruler designated the eldest son on the another favorite son as their युवराज और successor। बहुत सारे किंग ऐसे होते थे कि जो जब तक वो रहते थे उस टाइम पर ही अपने फेवरेट सन को या अपने बड़े बेटे को वो युवराज घोषित कर दिया करते थे। और युवराज प्रोक्लेम करने का मतलब ये होता था कि अब हमारा अगला सक्सेसर यही होगा, मतलब किंग के बाद जो नेक्स्ट किंग होगा वो यही युवराज होगा। युवराज को उस कैपिटल में रखा जाता था, उस एम्पायर की जो कैपिटल होती थी उसी में उसको रखा जाता था, और यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी हेल्प करता था। जो दूसरे और छोटे भाई होते थे उनको दूसरी जगह गवर्नर बना दिया जाता था, जो दूसरी प्रोविंसेस होती थी वहाँ पर गवर्नर बना दिया जाता था। अब बात करें प्रिंसेस के, तो जो प्रिंसेस होती थी बहुत ही कम ऐसे केस देखे गए हैं कि जहाँ पर उनको भी किसी पोस्ट पर अपॉइंट किया गया हो, वरना ज़्यादातर उनको अपॉइंट नहीं किया जाता था। अगर हम बात करें राष्ट्रकूट प्रिंसेस चंद्रबाला की, तो ये डॉटर थी अमोघवश फर्स्ट, ठीक है ना, किसकी डॉटर थी, अमोघवश फर्स्ट की, जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने किया है रायचूर द्वीप को एडमिनिस्ट्रेट, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए,
या अमोघवर्ष की बेटी, इन्होंने किया है। तो प्रिंसेस के आपको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं, ज़्यादातर जो प्रिंस होते थे वही गवर्नर की तरह या युवराज की तरह काम करते थे। अब यहाँ देखते हैं, किंग्स वर जनरली एडवाइज बाय अ नंबर ऑफ मिनिस्टर। तो जो किंग होते थे उनको एडवाइस करने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे, और मिनिस्टर्स को चूज कौन करता था? किंग ही चूज करता था, जनरली फ्रॉम लीडिंग फैमिलीज, और ज़्यादातर इनके अपने खुद के परिवार के ही होते थे ये जो मिनिस्टर्स होते थे। ये पोजीशन हेरिडेटरी होती थी, ठीक है। दस इन द केस ऑफ पाल किंग वे हेयर that a Brahman family supplied for successive chief minister to धर्मपाल and his successor। अगर आप पाल डायनेस्टी को देखोगे तो पाल डायनेस्टी में आपको क्या देखने के लिए और सुनने के लिए मिलता है हमें रिकॉर्ड्स के थ्रू कि वहाँ पर वो जो ब्राह्मण फैमिली है उन्होंने एक बहुत ही लंबे टाइम तक 4-4 पीढ़ियों तक काम करा है, ठीक है ना, धर्मपाल के लिए और उनके सक्सेसर के लिए। इन सच केसेस जो मिनिस्टर्स होते थे वो बहुत पावरफुल बन जाते थे। अब जो काम पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है तो उन्होंने तो वो बिल्कुल अपना ही समझ लिया, सरकारी मान लिया उस चीज़ को बिल्कुल ही। Although we hear of a number of department of central government, we do not know how many of them were and how they looked। हमें बहुत और भी चीज़ें सुनने के लिए मिलती हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते थे उनके टाइम पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे कि अभी होते हैं, हर चीज़ के अपना अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे तब भी होते थे, लेकिन पूरी तरह से हम नहीं जानते कि वो डिपार्टमेंट कितने थे और वो किस तरह से काम करते थे। हमारे पास जो एपिग्राफिक और जो लिटरेरी रिकॉर्ड्स हैं उनसे हमें कुछ पता चलता है उस किंगडम के बारे में, जिससे हम कह सकते हैं कि कुछ मिनिस्टर्स होते थे जैसे कि फॉरेन अफेयर्स को हैंडल करते थे, रिवेन्यू मिनिस्टर होता था, ट्रेजर, चीफ ऑफ द आर्म फोर्स जिन्हें सेनापति बोलते थे, चीफ जस्टिस होते थे जिनको, और पुरोहित होते थे, ठीक है। तो ये लोग थे उस टाइम पे जो काम करते थे एज अ मिनिस्टर। More that one post could be combined in one person, and perhaps one of the minister was considered the chief or the leading minister on whom the king leaned more than the others। कभी कभी ऐसा होता था कि एक ही इंसान पर दो दो मिनिस्ट्री को सौंप दिया जाता था, और ये आप कह सकते हो कि बड़ा ही लीडिंग मिनिस्टर होता था ये, और किंग के लिए ये बाकी सब मिनिस्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता था, क्योंकि ऐसी पोजीशन किंग किसी अपने भरोसे वाले इंसान को ही देगा। All ministers except the Purohit were expected to lead military campaign as well as called upon to do so। देखिए, पुरोहित को छोड़ के, जो पुरोहित होता था उसको छोड़ के बाकी मिनिस्टर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी या उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो मिलिट्री कैंपेन में हिस्सा लें, ठीक है, और उसको आगे लेके चलें। वी ऑल्सो हेयर ऑफ ऑफिशल्स ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड since the king was the fountainhead of all the powers and some of the officers of household become very powerful। इसमें कहा है कि बहुत सारे रॉयल हाउस होल्ड ऑफिसर्स भी होते थे, ठीक है, और जो किंग है उन, और जो सबसे ज़्यादा पावर होती थी वो तो किंग के पास ही होती थी। तो किंग वॉज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द पावर। ये जितनी भी हमने पावर डिस्कस करी है ना, ये सब अपने आप में पावरफुल पोस्ट हैं, लेकिन सबके सब क्या है, सब किंग के अंडर है ना। सबसे ज़्यादा पावर किसके हाथ में? किंग के हाथ में है। सम ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ हाउस होल्ड बिकम वेरी पावरफुल। लेकिन कभी कभी जो इनके अंडर जो और काम करते थे, जो लोग काम करते थे ऑफिसर्स, किंग उनको इतनी पावर दे दिया करते थे कि वो अपने आप में क्या हो जाते थे, बहुत पावरफुल समझने लगते थे। द आर्म फोर्सेज वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस एंड द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। जो आर्म फोर्सेज थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर आपको मेंटेन करना है, एक्सपेंशन करना है अपनी एम्पायर का, तो आर्म फोर्सेज का होना तो बहुत ज़रूरी है। अकेला किंग क्या कर लेगा? हमने पहले से बहुत सारे हमारे पास एविडेंस है, ठीक है, जो हमें अरब से मिलते हैं, जो अरब ट्रैवलर्स हमारे देश में आए थे, उन्होंने बताया है कि जो पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट किंग थे, उनके पास बहुत ही बड़ी लार्ज और वेल ऑर्गेनाइज्ड इन्फेंट्री होती थी, कैवलरी होती थी, ठीक है, पैदल सेना और घुड़सवार जो सेना होती थी वो दोनों होती थी। बहुत सारे नंबर्स में वॉर एलिफेंट होते थे, जो वॉर वगैरह उसमें एलिफेंट्स का भी यूज़ किया जाता था। एलिफेंट्स को माना जाता था एलिमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वर ग्रेटली प्राइज्ड। तो वो एलिफेंट तो जिस भी सेना में एलिफेंट पहुंच जाएगा अपने आप ही उसकी जो स्ट्रेंथ है बढ़ जाएगी। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट वॉज मेंटेन बाय द पाल किंग। तो बहुत सारे नंबर्स में जो ये पाल किंग थे ये एलिफेंट्स को मेंटेन करते थे। जो हॉर्सेज हैं ज़्यादातर वो इम्पोर्ट किए जाते थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी में और प्रतिहार डायनेस्टी में। और ये कहाँ से लाए जाते थे हॉर्सेज? ये लाए जाते थे अरेबिया से, वेस्ट एशिया से, ठीक है, खुरासन, ईस्ट पर्शिया से, सेंट्रल एशिया से, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ के जो घोड़े होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। जो प्रतिहार किंग्स हैं उनका मानना था कि जो हमारी कैवलरी है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए अगर रूल करना है तो। बाकी हमें जो वॉर चैरियट्स वगैरह हैं उनका ज़्यादा रेफरेंस नहीं मिलता है। सम ऑफ द किंग स्पेशली द राष्ट्रकूट, इनके पास बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स होते थे। जो राष्ट्रकूट है इनके पास बहुत बड़े बड़े किले होते थे, ठीक है, गैरिसन होते थे जिसमें बहुत स्पेशल ट्रूप्स के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता था। इनके अपने खुद के इंडिपेंडेंट कमांडर्स होते थे।
बात करें इन्फेंट्री में, तो इन्फेंट्री में क्या क्या चीज़ें होती थी, रेगुलर और इरेगुलर ट्रूप्स होते थे, ठीक है, और वेसल चीफ होते थे और लीव्स प्रोवाइडेड बाय द वेसल चीफ। वेसल चीफ वही इनके जागीरदार। तो ये जो जागीरदार थे ये ट्रिब्यूट करते थे जो किंग है या उसकी आर्मी है उसकी सेना को, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो उन्हें कर, जैसे हम बोल सकते कर देना, ठीक है। The regular troops were often hereditary and sometimes drawn from different region of all over India. जो रेगुलर ट्रूप्स होते थे वो हेरिडेटरी होते थे कि आज ये काम कर रहा है, अगली बार फिर ये इसी का आगे फैमिली में से कोई और काम करेगा, और ये पूरे इंडिया के अलग अलग रीजन में से होते थे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के होते थे। पाल इन्फेंट्री कंसिस्टेड ऑफ सोल्जर। देखो पाल इन्फेंट्री में कहाँ से सोल्जर थे, जैसे कि मालवा, खासा जिसे असम बोलते थे, लता जिसे साउथ ऑफ गुजरात बोलते थे, ठीक है, कर्नाटका। द पाल किंग एंड परहैप्स द राष्ट्रकूट हैड देयर ओन नेवीज। अब बात करें पाल किंग की और राष्ट्रकूट की, तो इनके पास अपनी खुद की आर्मी होती थी, वो सॉरी नेवी थी, अपनी खुद की नेवी थी। एंड वी डू नॉट नो मच अबाउट देयर स्ट्रेंथ और ऑर्गेनाइजेशन। और ज़्यादा हमें इनके बारे में पता नहीं है, इनकी स्ट्रेंथ और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितना पता था वो हमें अरब ट्रैवलर्स के अकाउंट से पता चलता है। द एम्पायर्स कंसिस्ट ऑफ एरिया एडमिनिस्ट्रेटेड डायरेक्टली इन एरियाज रूल्ड ओवर बाय द वेसल चीफ। देखिए बहुत सारा जो एरिया था इनकी एम्पायर में उसको एडमिनिस्ट्रेट करते थे कौन, वेसल चीफ करते थे, जो जागीरदार होते थे। The latter were autonomous as far as their internal affairs were concerned and had a general obligation of loyalty, paying a fixed tribute and supplying the quota of troops of overload. अब देखिए इनका एक काम होता था कि ये जो वेसल चीफ वगैरह होते थे हमेशा इन्हें एक फिक्स ट्रिब्यूट देना ही देना होता था, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी इनके ओवरलोड को, जिसके अंडर रह कर ये काम कर रहे हैं, वेसल चीफ जिसके अंडर रह कर काम कर रहे हैं, जिसको भी अपना ओवरलोड मानते थे, वो चाहे किंग भी हो सकता है या फिर इनके ऊपर कोई दूसरा जागीरदार भी हो सकता है, तो उसके कहने पे हमेशा इनको एक कोटा ऑफ ट्रूप्स हमेशा इनको तैयार रखना पड़ता था कि जब वो जैसे ही वो बोलेगा कि किसी वॉर पे जाना तुरंत इनको वो भेज देना। Sometime a son of vessel chief was required to stay in a attendance of overload. अगर कभी कभी जो ये वेसल चीफ है अगर ये खुद नहीं जा पाते थे, ये जो ओवरलोड है इसको अटेंड करने के लिए, तो ये अपने बेटे को भेजते थे, ठीक है। अगर ओवरलोड का किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, ये वेसल चीफ खुद नहीं जा पा रहा है, तो अपने सन को भेजेगा कि जाओ उनकी तरफ से लड़ो। द वेसल चीफ वर रिक्वायर्ड टू अटेंड द दरबार। तो जो वेसल चीफ होते थे इनके लिए ये फिक्स कर दिया था कि आपको दरबार आकर अटेंड करना ही करना है ओवरलोड का, ठीक है, और किसी जो स्पेशल ओकेजन वगैरह है उस पर भी आना है। यहाँ तक कि इनके बीच में जो मैरी वाले जो रिलेशन है वो भी होते थे कि या तो ओवरलोड की जो बेटियां हैं उनसे इन वेसल चीफ को शादी करनी होती थी, या फिर वेसल चीफ की जो बेटियां हैं बेटे उनको ओवरलोड से, मतलब कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हो ये एक रिलेशन आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। They were required to marry one of their daughter to the overlord and to one of his sons, ठीक है, कि ओवरलोड से इन्हें जो ये वेसल चीफ होते थे अपनी बेटियों की शादी कर दिया करते थे ये ओवरलोड से, ठीक है। बट द वेसल चीफ ऑलवेज एस्पायर्ड टू बी इंडिपेंडेंट एंड वॉर बिटवीन दैम एंड द ओवरलोड वर फ्रीक्वेंट। और ज़्यादातर लेकिन ये जो वेसल चीफ थे ये हमने देखा है कि ये इंडिपेंडेंट ही रहते थे। हाँ ये बात सच है कि ये क्या करते थे, एक फिक्स ट्रिब्यूट देते थे, कोटा ऑफ ट्रूप्स देते थे, लेकिन एक जो रूल करने का जो तरीका है वो इनका अपना खुद का इंडिपेंडेंट होता था, इसलिए वॉर वगैरह भी ज़्यादा नहीं देखी जाती थी, क्योंकि ये सिर्फ ना इन 2-3 चीज़ों से इनका मतलब था कि हमें ट्रूप्स भेजते रहो, ट्रिब्यूट करते रहो, बाकी जो अपने एरिया में जैसे रूल कर रहा है करते रहो, तो इसलिए झगड़े भी नहीं होते थे। Thus, राष्ट्रकूट had to fight constantly against the vessel chief of वेनेगी। लेकिन जो राष्ट्रकूट के बारे में बताया है कि इनके लगातार झगड़े चलते रहे हैं जो वेसल चीफ थे वेनेगी के, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में, और प्रतिहार के हमेशा झगड़े चलते रहते थे किससे, परमार ऑफ मालवा से, या फिर बुंदेलखंड में जो चंदेल डायनेस्टी थी उससे, ठीक है। द डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज इन द पाल एंड द प्रतिहार एम्पायर्स वर डिवाइडेड इनटू। अब देखो एक बहुत बड़ा एरिया, अब उस एरिया को किंग चला रहा है, लेकिन उसके अंदर जैसे कि अभी होता है ना इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फिर सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, तो वैसे ही पहले भी होता था। बड़ी बड़ी टेरिटरीज होती थी पाल के और प्रतिहार के अंडर, लेकिन उनको डिवाइड किया जाता था क्योंकि वो उस पर रूल करना ऐसे आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले उनको प्रोविंस पे डिवाइड किया जाता था, ठीक है। उस टाइम पे प्रोविंस को बोलते थे भुक्ति, याद रखना, पाल और प्रतिहार में प्रोविंस को बोलते थे भुक्ति। उसके बाद इन भुक्तीज को मंडल या विषय, ठीक है, इनमें डिवाइड किया जाता था। द प्रोविंस के बाद अब आता है डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर ये मानो प्रोविंस हो गया, उसके बाद अब आएगा डिस्ट्रिक्ट। प्रोविंस को क्या बोल रहे हैं, भुक्ति बोल रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट को क्या बोल रहे हैं, मंडल बोल रहे हैं। द गवर्नर ऑफ प्रोविंस, अब इस प्रोविंस के गवर्नर कौन होते थे, इन्हें बोलते थे उपारिका, ठीक है। प्रोविंस के गवर्नर को बोलते थे उपारिका, और डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर को क्या बोलते थे, विश्वपति, ठीक है, विश्वपति। यहाँ पे लिखो उपारिका, ठीक है, और इधर ये
विश्वपति। ठीक है, उपारिका से क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि उन्हें कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ द आर्मी, कि आर्मी की मदद से आपको उस एरिया में जो लैंड रेवेन्यू है वो कलेक्ट करना है और वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना है। और विश्वपति से, विश्वपति जो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा था, उससे भी सेम यही चीज़ एक्सपेक्ट की जाती थी उसके एरिया के लिए, कि जहाँ पर वो जिस एरिया में, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रूल कर रहा है, तो वहाँ से उसको भी सेम यही काम करना है, लैंड रेवेन्यू और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। During the period, there was increase of small chieftains called Samantas and भोगपति। अब इस पीरियड में क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉलर chieftains के नंबर बड़े इंक्रीज हो जाते हैं, who dominated over a number of villages। और ये chieftain कौन होते थे, जो villages के ऊपर कंट्रोल करते थे। ठीक है, इनको समांतास भी बोल सकते हो या फिर भोगपतिस भी बोल सकते हो। The विश्वपतिस एंड दीज स्मॉल चीफ टेंडेड टू मर्ज विद ईच अदर। आगे चल के जो ये विश्वपतिस होते हैं और जो स्मॉलर चीफ होते हैं, ये आपस में आगे चल के मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, एंड लेटर ऑन द वर्ड समानता, और आगे चल के इन दोनों के लिए ही एक वर्ड आता है समानता। और अब समानता के अंदर ये दोनों ही आ जाएंगे, तो एक तरह से जो इनके अंदर फर्क था अब वो खत्म हो गया, क्योंकि दोनों के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है, समानता, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एक एम्पायर है, एक टेरिटरी है, उसको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में, सबसे पहले उसको प्रोविंस में डिवाइड किया, उन प्रोविंस को बोलते थे भुक्ति। आगे चल के इन प्रोविंस को डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट में, जिन डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे मंडल। जो भुक्ति को एडमिनिस्ट्रेट करता था उसे क्या बोलते थे, उपारिका, और जो मंडल को एडमिनिस्ट्रेट करता था उसको बोलते थे विश्वपति। आगे चल के छोटे छोटे चीफटेन्स आते हैं और इन चीफटेन्स को कहा जाता है समानता। इनका भी सेम वही काम होता था जो विश्वपतिस का होता था, तो इसीलिए आगे चल के इन दोनों को ही एक नाम दिया गया समानता, और इस तरह से इनका जो बीच का फर्क था वो खत्म हो गया। इन द राष्ट्रकूट किंगडम, जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया था, अब ये तो ऊपर पढ़ लिया हमने पाल और प्रतिहार का, अब देखते हैं राष्ट्रकूट में क्या था। राष्ट्रकूट में भी जो टेरिटरी थी, सबसे पहले उसको राष्ट्र में डिवाइड किया गया। यहाँ पर ऊपर प्रोविंस को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ऊपर प्रोविंस को क्या बोल रहे हैं, भुक्ति बोल रहे हैं पाल और प्रतिहार डायनेस्टी में। लेकिन यहाँ राष्ट्रकूट डायनेस्टी में प्रोविंस को क्या बोला है, राष्ट्र बोला है। ठीक है, फिर विशाया, फिर भुक्ति, मतलब आप ये भी बोल सकते हो। द हेड ऑफ द राष्ट्र, The head of the Rashtra was called Rashtrapati and he performed the same function as did in the Pal and the Pratihar Empire। तो यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्र आ गया। अब राष्ट्र का जो हेड होता था उसको बोलते थे राष्ट्रपति, और वो सेम वही फंक्शन करता था जो उपारिका करता था पाल और प्रतिहार में। ठीक है, द विशाया वॉज लाइक द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट, जो विषय थे उसे मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो आप। और भुक्ति वॉज द स्मॉलर यूनिट टू इट, और भुक्ति सबसे छोटी यूनिट होती है। वहाँ पाल और प्रतिहार में भुक्ति किसे कहा गया, प्रोविंस को कहा गया, लेकिन यहाँ जो सबसे छोटी यूनिट है उसको भुक्ति कहा गया, तो ये आप ध्यान रखना। इन द पाल एंड प्रतिहार एम्पायर द यूनिट बिलो द विशाया वॉज द पत्तला। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो यूनिट विशाया से नीचे होती थी उसको बोलते थे पत्तला बोलते थे। और इसका रोल पूरी तरह से डिफाइन नहीं है कि इसका रोल क्या होता था, तो आप बस ध्यान ये रखना, अगर आ भी जाती है टर्म तो उसको ध्यान रखना है कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी से बिलोंग करती है। It seems that the main purpose was the realization of land revenue and some attention to law and order। तो जहाँ तक हो सकता है कि इसका काम भी यही होगा कि आपको लैंड रिवेन्यू लेना है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। जो ऑफिसर्स होते थे उनको जो सैलरी मिलती थी वो किस फॉर्म में मिलती थी, रेंट फ्री लैंड। ठीक है ना, उनको लैंड दी जाती थी और वो भी लैंड फ्री, कि अब इस पर आप जो मर्जी करो। ठीक है, दिस टेंडेड टू ब्लर द डिस्टिंक्शन बिटवीन लोकल ऑफिसर्स एंड द हेरिडेटरी चीफ, और सबको इस तरह से ही सैलरी दी जाती थी, किसी में कोई फर्क समझ के नहीं दी जाती थी। सिमिलरली राष्ट्रपति और गवर्नर समटाइम एंजॉय द स्टेटस एंड द टाइटल ऑफ वेसल किंग। जो राष्ट्रपति होते थे, गवर्नर भी बोल सकते हो आप इन्हें, उन्हें को सेम ऐसे ही स्टेटस को, ऐसे ही टाइटल्स को एंजॉय करते थे वो, जैसे कि कोई वेसल किंग। बिलो दिस टेरिटोरियल डिवीजन वॉज द विलेज एंड द विलेज वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे जो क्या कहते हैं यूनिट होती थी वो होती थी विलेज। ठीक है ना, जितने भी हमने ऊपर पढ़ी, ये राष्ट्रपति पढ़ लिया, ठीक है, ये सब पढ़ ली, इनमें सबसे जो छोटी यूनिट और सबसे जो नीचे तबके की यूनिट होती थी वो होती थी विलेज। विलेज इज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन तो सबसे ज़्यादा कहाँ से शुरू होता है, विलेज से ही शुरू होता है। भाई विलेज के बाद तो ऊपर करते करते पूरी टेरिटरी बनेगी, तो सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ का होना चाहिए, विलेज का होना चाहिए। जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उसको विलेज हेडमैन कंट्रोल करता था एंड द विलेज अकाउंटेंट। ठीक है, और दोनों ही पोस्ट जनरली क्या बन जाती थी, ये हेरिडेटरी बन जाती थी। दीज वर पेड बाय ग्रांट ऑफ रेंट फ्री लैंड्स, और इनको भी जो इनकी सैलरी थी, ठीक है, इनको जो पेड किया जाता था इनको भी सेम वैसे ही किया जाता था, रेंट फ्री लैंड्स। ठीक है ना, लैंड दी जाती थी बिना किसी रेंट के। देखो हेडमैन की क्या ड्यूटी होती थी, उसकी ड्यूटी होती थी
ऑफन हेल्प इन द ड्यूटीज बाय द विलेज एल्डर्स कॉल्ड ग्राम महाजन और ग्राम महामात्रास, के गांव में जो भी बड़े जो एल्डर्स होते हैं उनके साथ मिलके वो ग्राम महाजन और ग्राम महामात्रा की तरह काम करता था। इन द राष्ट्रकूट किंगडम पर्टिकुलरली इन कर्नाटका वी आर टोल्ड दैट दीज वर विलेजेस कमिटेड टू मैनेज लोकल स्कूल्स। यहाँ पर राष्ट्रकूट डायनेस्टी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो कर्नाटका का जो पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ बताया गया है कि विलेजेस को चलाने के लिए क्या बनाई जाती थी, विलेज कमिटीज़ बनाई जाती थी, और इन कमिटीज़ का काम था स्कूल्स को मैनेज करना, टैंक्स, टेम्पल, रोड्स, इन सबको मैनेज करना। ठीक है, तो छोटी छोटी कमिटीज़ बना ली जाती थी और उन कमिटीज़ को उनके काम सौंप दिए जाते थे। दे कुड ऑल्सो रिसीव मनी एंड प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट एंड मैनेज दैम। इनको इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए पैसे भी तो चाहिए, तो इसीलिए इनको मनी और भी दी जाती थी। ठीक है, और जैसे ट्रस्ट वगैरह में लोग पैसे देते हैं ना, डोनेट करते हैं, तो वैसे ही इनको भी पैसे मिलते थे जिससे कि वो इन सब चीज़ों को मैनेज कर सके। दीज सब कमिटीज़ वर्क in close cooperation with the headman and received a percentage of the revenue collection। ये जो कमिटीज़ होती थी ये किसके अंडर रह के काम करती थी, किसके कॉर्पोरेशन के साथ काम करती थी, तो ये करती थी कॉर्पोरेशन मिलता था इनको किसका, हेडमैन का। ठीक है, हेडमैन का मिलता था और हेडमैन ही इनको जो रिवेन्यू कलेक्शन होता था, जो भी उसे गांव से जो रिवेन्यू मिलता था उसका कुछ परसेंट इन कमिटीज़ को देता था इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। ये हम सब किसके अंडर पढ़ रहे हैं, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अंदर पढ़ रहे हैं। सिंपल डिस्प्यूट वर ऑल्सो डिसाइडेड बाय दीज कम्युनिटी, जो छोटे मोटे डिस्प्यूट होते थे उनको भी जो ये कमिटीज़ है यही देखती थी। टाउन हैड सिमिलर कमिटीज़ टू विच द हेड ऑफ द ट्रेड गिल्ड वर ऑल्सो एसोसिएटेड, और सेम ऐसे ही जो कमिटीज़ थी वो टाउन्स में भी बनती थी। जैसे कि जो ट्रेड गिल्ड्स होता था, ठीक है, उसके लिए भी कमेटी मैन होता था। ये बड़े बड़े होते हैं ना जो ये ट्रेड करते हैं, पूरे पूरे इनके बहुत सारे लोग एक साथ चलते हैं ट्रेड करने के लिए, तो इनके भी अपना हेडमैन होता था। Law and order in the town and in areas in their immediate vicinity was the responsibility of कोतवाल। देखिए, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी थी टाउन में, ठीक है, जो टाउन्स होते थे वो होती थी वहाँ पर कोतवाल की। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पीरियड वॉज राइज इन द डेकन ऑफ हेरिडेटरी रिवेन्यू ऑफिसर्स। एक इंपॉर्टेंट फीचर जो निकल कर आता है राष्ट्रकूट डायनेस्टी में वो होता है, किसका राइज देखा जाता है, डेकन में हेरिडेटरी रिवेन्यू ऑफिसर्स का। रिवेन्यू ऑफिसर्स कौन होते थे, जो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, और यहाँ पर अब रिवेन्यू ऑफिसर्स थे वो अपने आप को हेरिडेटरी मतलब मानने लगे थे, ये अब ये पोजीशन मेरी है, इसके बाद फिर आगे चल के मेरी ही फैमिली में से किसी की होगी। इनको बोलते थे नाथ गोवनदास, या फिर बोल सकते हैं आप देश ग्रामकूट। ठीक है, दे अपीयर टू हैव डिस्चार्ज द सेम फंक्शन एज द देशमुख एंड देश पांडेज ऑफ लेटर टाइम्स इन महाराष्ट्र। इनका सेम वैसा ही काम होता था, वैसे ही फंक्शन परफॉर्म करते थे जैसे कि आगे चल के देशमुख और देश पांडे करते हैं। This development, along with the petty chiefsmanship in North India, which we have just mentioned, had an important bearing on society and politics, as the power of this hereditary element grew and the village committees become weaker। अब ये जो hereditary जो element था ये इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जो village committees थी वो बहुत वीक हो जाती है, क्योंकि जो विलेज कमेटीज थी इनका तो कोई हेरिडेटरी कोई वाली बात ही नहीं थी, ये तो छोटे वो 3-4 लोग मिलकर अपनी कमेटी बनाते थे और फिर चीज़ों को हैंडल करते थे। लेकिन यहाँ पर जो ये ऑफिसर्स बन के आ रहे हैं ये हेरिडेटरी होते थे कि पहले मेरे बाप दादा थे, अब आगे चल के मेरा बेटा रहेगा, मेरा पोता रहेगा। तो इन्होंने तो बिल्कुल अपना इसको ना ऐसा मान लिया था कि हमारी तो फिक्स है, ये जो हमारी पोस्ट है तो फिक्स है। लेकिन विलेज जो कमेटीज़ थी उसमें लोग बदलते रहते थे, तो इसी चीज़ की वजह से ये जो हेरिडेटरी एलिमेंट था ये इतना ज़्यादा बढ़ गया था सोसाइटी के अंदर, उस डायनेस्टी के अंदर, कि जो विलेज कमेटीज़ थी वो अपने आप को बहुत वीक समझने लगी थी, मतलब बहुत वीकर हो गई थी वो। सेंट्रल रूलर ऑल्सो फाउंड इट डिफिकल्ट टू असर्ट हिज अथॉरिटी ओवर दैम एंड टू कंट्रोल दैम। यहाँ तक कि जो सेंट्रल रूलर होते थे, जो अभी तक पावरफुल थे, जिनके अंडर रह के ये जो लोग काम कर रहे थे, जो अब जिन्होंने अपनी पोजीशन को हेरिडेटरी बना लिया, अब इनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया था अपनी अथॉरिटी को बनाए रखना और इन लोगों को कंट्रोल करके रखना। दिस इज वॉट वी मीन वैन वी से द गवर्नमेंट वॉज बिकमिंग फ्यूडलाइज्ड, क्योंकि फ्यूडलिज्म जो सिस्टम था वो बहुत बढ़ गया था। पहले किंग के अंडर बहुत सारे फ्यूडल काम करते थे, बहुत सारे फ्यूडल काम कर रहे थे, लेकिन अब ये फ्यूडल अपने आप को इतना पावरफुल समझने लगे हैं और अपनी पोजीशन को इन्होंने मान लिया हेरिडेटरी कि आज भी हम यही हैं और कल को हमारा कोई ना कोई फैमिली मेंबर वही होगा, तो हमारा तो हमेशा के लिए रूल है। तो यहाँ पर जो ये ओवरलोड मान लो या फिर कोई किंग मान लो या कोई इंपॉर्टेंट रूलर मान लो, तो इसके कहने पर अब ये जो फ्यूडल है ये इसके कहने पर भी काम नहीं करते थे, इसको भी बड़ा मुश्किल हो जाता था इनको कंट्रोल करना, क्योंकि इसकी अपनी कोई आर्मी तो होती नहीं थी। आर्मी के लिए, रिवेन्यू के लिए डिपेंड किस पे होता था, इन फ्यूडल्स पे डिपेंड होता था। तो अब ये चीज़ें इसके लिए भी बड़ी मुश्किल हो गई थी इनको कंट्रोल करना। अनदर पॉइंट टू बेयर इन माइंड इज द रिलेशनशिप ऑफ स्टेट एंड रिलीजन ड्यूरिंग द टाइम। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टेट का और रिलीजन का दोनों का क्या रिलेशन रहा, ठीक है ना, जो रिलीजन का और उसका स्टेट का। Many of the rulers of that time were devout followers of Shiva and Vishnu, and they followed the teaching of Buddhism and Jainism.
इस टाइम पर बहुत सारे रूलर्स ऐसे आते हैं जो शिव को भी मानते हैं, विष्णु को भी मानते हैं, लेकिन साथ में वो फॉलो करते थे बुद्धिज्म और जैनिज्म की टीचिंग को भी। दे मेड हैंडसम डोनेशन टू द ब्राह्मण्स और द बुद्धिस्ट विहार और द जैन टेम्पल। वो बहुत ही ज़्यादा डोनेट करते थे, ब्राह्मण्स को भी डोनेट करते थे, जो बुद्धिस्ट विहार हैं उनको भी डोनेट करते थे, और जो जैन टेम्पल्स हैं उनको भी डोनेट करते थे। बट जनरली गेव पैट्रोनेज टू ऑल द फेथ एंड डिड नॉट परसिक्यूट एनीवन फॉर हिज बिलीफ और रिलीजियस बिलीफ। तो देखा गया है कि इस टाइम पे जो ये तीनों ही एम्पायर थी, काफ़ी ज़्यादा ये टॉलरेंट पॉलिसी इन्होंने फॉलो करी है, क्योंकि इनका सभी धर्मों में को ये जो पैट्रोनेज है वो प्रोवाइड करते थे, और किसी को भी उसके बिलीफ से मानने से उसे नहीं रोकते थे। इनकी कोर्ट में जो मुस्लिम्स थे उनका भी वेलकम किया जाता था, वो भी चाहे तो अपने धर्म को प्रीच कर सकते थे, ठीक है। तो राष्ट्रकूट जो किंग्स थे उन्होंने पूरी परमिशन इन्होंने दी हुई थी। नॉर्मली अ किंग वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू इंटरफेयर विद द कस्टम्स और विद द कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ बुक्स कॉल्ड द धर्मशास्त्र। हालांकि ऐसा माना जाता था कि कोई भी अगर उसकी बात है, किसी पुराने रीति रिवाज की बात है या कोड ऑफ कंडक्ट की बात है जो जुड़ी हुई है किसी भी धर्म से, तो उसमें किंग को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा धर्मशास्त्र वो बताता है। बट ही डिड हैव द जनरल ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग ब्राह्मण्स एंड मेंटेनिंग द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 4 स्टेट ऑफ वर्णा। पर यही धर्मशास्त्र ये भी कहता है कि अगर प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो किंग की ये ड्यूटी बनती है कि वो ब्राह्मण्स को प्रोटेक्ट करे, और साथ में जो वर्ण सिस्टम था सोसाइटी में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस वर्ण को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो ऐसा भी बोलता था कि वैसे तो आपको किसी रीति रिवाज में हमारे नहीं पढ़ना है, अगर ऐसा कोई आपके पास कोर्ट कचहरी में केस आ भी जाता है तो आपको उस पर हक सुनाने का कोई फैसला नहीं है, लेकिन आपको ये ड्यूटी बनती है कि ब्राह्मण्स को प्रोटेक्ट करो और साथ में जो वर्ण सिस्टम है उसको भी प्रोटेक्ट करो। द पुरोहित वॉज एक्सपेक्टेड टू गाइड द किंग इन दिस मैटर। और अगर ऐसा कुछ आ भी जाता है जिसमें धर्म से जुड़ा हुआ कोई फैसला सुनाना है, तो वहाँ पर आप जो पुरोहित है, ठीक है, उनकी गाइडेंस लो। बट इट शुड नॉट बी टॉट दैट द पुरोहित इंटरफेयर्ड विद द स्टेट और डोमिनेटेड द किंग। लेकिन फिर भी इनके टाइम पर, इस डायनेस्टी के टाइम पर कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई भी पुरोहित या कोई भी प्रिस्ट किसी भी किंग पर भारी पड़ा हो, ठीक है। ऐसा धर्मशास्त्र बोलता जरूर था, लेकिन इन जो किंग वगैरह है इन्होंने कभी भी अपने जस्टिस के बीच में जो पुरोहित वगैरह इनको नहीं आने दिया। मेधा तिथि, ठीक है ना, जो एक्सपाउंडर रहे हैं धर्मशास्त्र के, जो धर्मशास्त्र को एक्सप्लेन करते हैं, वो क्या बताते हैं? King's authority was derived both from the धर्मशास्त्र including the वेद and from the अर्थशास्त्र और the science of politics। कि किसी भी किंग की जो पावर है वो दोनों चीज़ों से आती है, धर्मशास्त्र से भी आती है और अर्थशास्त्र से भी आती है। धर्मशास्त्र में क्या आ जाता है? वेद आ जाते हैं, और अर्थशास्त्र में आ जाती है साइंस ऑफ पॉलिटी, कि उसको दोनों ही चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। His public duty और राजधर्म was to based on the अर्थशास्त्र, कि जो उसकी पब्लिक की ड्यूटी बनती है, ठीक है, उसके जो पब्लिक के लिए उसकी ड्यूटी बनती है, जो उसका राजधर्म है, वो निकल कर आता है अर्थशास्त्र में से, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स में से। दिस रियली मीन दैट पॉलिटिक्स एंड रिलीजन वर इन सेंस केप्ट अपार्ट एंड रिलीजन बीइंग असेंशियल पर्सनल ड्यूटी ऑफ द किंग। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स को और रिलीजन को दोनों को ही बहुत अलग रखना चाहिए किसी भी किंग के लिए, इन दोनों को मिक्स करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और बात करें रिलीजन की, तो वो उसकी अपनी पर्सनल ड्यूटी है किंग की। दस किंग वर नॉट डोमिनेटेड बाय द प्रिस्ट, और इसीलिए इस टाइम पर कभी नहीं देखा गया कि कोई भी किंग डोमिनेट कर रहा है किसी भी प्रिस्ट को। वो उनको पूरा सपोर्ट करते थे, उनके लिए बड़े बड़े डोनेशन करते थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई प्रिस्ट किसी किंग पर भारी पड़ गया हो। जैसे कि हम देख रहे थे ना, रोमन एम्पायर के टाइम पे जो पॉप थे वो सब अपनी अपनी जगह चलाते थे, ऐसा कभी भारत में नहीं देखा गया। बाद में एक टाइम आता है जो दिल्ली सल्तनत वाला टाइम होता है, वहाँ पर कुछ हद तक जो रिलीजन है उसको भी मिक्स कर दिया था, लेकिन यहाँ पर अभी तो ऐसा कुछ नहीं था। Religion was, however, important for legitimizing and strengthening the position of the ruler, and many of the rulers therefore built grand temples and often at their capitals। ठीक है, अब ये प्रिस्ट की, पुरोहित की, ये बिल्कुल भी अपने मामले में इनको इंटरफेयर नहीं करने दिया करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिलीजन को नहीं मानते थे या उसको सपोर्ट नहीं करते थे। इन्होंने बड़े बड़े जो ग्रैंड टेम्पल्स है वो बनवाए हैं अपनी कैपिटल के अंदर, ठीक है, और बड़ी बड़ी जो ज़मीनें हैं वो दी हैं टेम्पल्स को बनवाने के लिए, ब्राह्मण्स को, ठीक है, उनकी दिनचर्या चलाने के लिए, मतलब उनका जो लिवलीहुड है उसको चलाने के लिए। तो इससे इनको ये लगता है कि इन्होंने दोनों ही चीज़ों को मेंटेन करके रखा है, लेकिन दोनों को मिक्स नहीं होने दिया, क्योंकि उस टाइम पर जो रिलीजन है उसका भी सपोर्ट दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग ज़्यादा कौन थे भाई। अगर आप हिंदू का सपोर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स का सपोर्ट छिन जाएगा आपसे, मुस्लिम को सपोर्ट करोगे तो हिंदू का आपसे जो सपोर्ट है वो छिन जाएगा। और किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए उसमें जितने भी जो लोग होते हैं आपको उन सभी को पूरी तरह से सपोर्ट करना होता है, क्योंकि आप उस एम्पायर के अंदर रूल कर रहे हो, तो इसीलिए आपको सभी की वहाँ पर खुशी देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी वही हुआ
कि वो एक रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी को फॉलो करते थे और सबको उन्होंने सपोर्ट किया है और अपने रिलीजन को अपने जो पॉलिटिक्स है उसके बीच में कभी नहीं आने दिया। तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है पूरा। इसके बाद हमारा जो चैप्टर आएगा वो आएगा साउथ इंडिया चोला एम्पायर, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, पूरा लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाना, शेयर करना, और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।